जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ आर डूइंग दिस मोटिवेशनल नोट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज कम में बम, है ना। और ये वीडियो जो है ये है क्लास 10th आईसीएसई के लिए चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स का साउंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड जहां तक मुझे लग रहा है ये 1 शॉट नहीं है, 2 शॉट में जाने वाला है, ठीक है। 2 पार्ट में अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बात सबसे पहले आती है कि ये वीडियो किसके लिए। देखो भाई, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक साउंड चैप्टर को छुआ तक नहीं है, या फिर जिन बच्चों ने अच्छे से कर लिया है लेकिन एक वो क्विक रिवीजन चाह रहे हैं, या अपने उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट्स अपने और अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, ठीक है। तो देखो भाई, साउंड की बात करेंगे, यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल तो उठता है दैट व्हाट इज साउंड। साउंड होता क्या है। तो स्टूडेंट्स देखो, साउंड्स अगर हम बात करें तो साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होता है, सबसे पहली चीज व्हाट इज साउंड। साउंड इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसलिए हम इसको कई बार साउंड एनर्जी भी बोलते हैं। दूसरा, ये जो साउंड होता है ना, इसको हम जनरली वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम साउंड वेव भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार साउंड वेव भी बोलते हैं क्योंकि अभी हम देखना है इस चैप्टर में आपको हम साउंड को वेव के फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पे सेकेंड सवाल उठता है दैट हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो भाई, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज, ठीक है, बाय वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज, है ना। कोई भी बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी को जब मैं वाइब्रेट करवाऊंगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड को जब ऐसे मारूंगा तो जब मैं मार रहा हूं यहाँ पे तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कैसे, जब मैं इसको मार रहा हूं तो ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है इसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। जब इसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो साउंड आप तक पहुंच रही है और आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम किसी को मारते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों, क्योंकि जब किसी को मारते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो दैट मींस कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। इज इट क्लियर। यहां पे तीसरा सवाल उठता है कि हाउ द साउंड प्रोपेगेट्स। अब हमने देखा कि भाई साउंड होता क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर हमने देखा साउंड कैसे बनती है, बाय द वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज। अब तीसरा होता है हाउ डू साउंड प्रोपेगेट या हाउ डू साउंड वेव प्रोपेगेट। तो देखो भाई, साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है। साउंड रिक्वायर, ठीक है, साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये आप लोगों ने याद करो, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद करो। एक अगर हम कोई एक आयरन की अगर हम स्लिप लें और उसको वाइब्रेट करवाएं, ट्यूनिंग फॉर्क ले तो वाइब्रेट कराए तो वहां पे दे रखा था कि लेयर्स होती है, वो लेयर एनर्जी को पास करती है। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। तो अब मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को हाउ डू साउंड प्रोपेगेट। तो देखो होता क्या है स्टूडेंट, ध्यान देना अच्छे से कि मान लो एज्यूम करो यहाँ पे एक आपका सोर्स है, सोर्स यानी कि साउंड प्रोड्यूस करेगा, कोई बॉडी है और यहाँ पे आप खड़े हो, दिस इज योर डेस्टिनेशन जहाँ पे साउंड पहुंचेगा। तो होता क्या है कि जब सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है ना तो बेसिकली वो वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट करता है तो होता क्या है कि भाई यहाँ तक पहुंचना है साउंड को, और साउंड को पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ क्या होता है कि जब आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब बॉडी जब वाइब्रेट करता है उसके बाद में वो अपनी एनर्जी को, बेसिकली साउंड है क्या, साउंड इज एनर्जी। तो वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को डिफरेंट लेयर्स, जो भी आपका मीडियम है जिसमें खूब सारे पार्टिकल्स हैं, उनकी अलग अलग लेयर्स हैं। तो ये आपका जो सोर्स होता है वो इन अपनी एनर्जी को डिफरेंट लेयर्स में ट्रांसफर करते करते आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। कहने का मतलब, सोर्स आपका वाइब्रेट किया तो उसका मतलब कि उसके बाजू वाली जो लेयर है वो वाइब्रेट की, उसके चक्कर में 30 के आगे वाला वाइब्रेट किया, उसके बाद वाला वाइब्रेट किया, ऐसे ऐसे हर एक लेयर वाइब्रेट करती जाती है और आपके ईयर तक वो आपकी एनर्जी पहुंचती है, जिससे आपका जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेशन करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको साउंड सुनाई देती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आप लोगों की अलग अलग लेयर्स होती है ना, अलग अलग लेयर्स होती है मीडियम में।
ठीक है, ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है, आपका सोर्स वाइब्रेट करेगा, तो ये वाइब्रेट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, इस तरीके से। तो होगा क्या, जब ये इधर आ रहा है तो ये वाला जो लेयर है ये इस साइड पुश होगा, जब ये वापस आ रहा है तो ये इधर आएगा, अब जब ये इधर आएगा तो ये इसको भी सामने पुश करेगा, सामने पुश करेगा। तो इस तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो प्रोपेगेट करती है, और ये एनर्जी कुछ और नहीं, दिस इज साउंड, इसी को हम साउंड बोलते हैं, इसलिए तो मैंने लिखा है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? तो जब ये पार्टिकल आपका वाइब्रेट कर रहा है ना, तो एक वाइब्रेशन में, एक वाइब्रेशन मतलब कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस पीछे आया, वापस अपनी जगह में आया, तो इसको एक वाइब्रेशन बोलते हैं। तो एक वाइब्रेशन में आपका जो मीडियम है उसमें एक रीजन ऑफ कंप्रेशन बनता है जहाँ पे आपके लेयर्स पास पास हो जाते हैं, और एक रीजन ऑफ रेयरफेक्शन बनता है जहाँ पे आपके पार्टिकल्स दूर दूर होते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई भी बॉडी आपका वाइब्रेट करता है तो इन वन वाइब्रेशन वन रीजन ऑफ कंप्रेशन इज फॉर्म्ड। कंप्रेशन का मतलब आपके लेयर्स पास पास आ जाते हैं, एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम रीजन ऑफ कंप्रेशन बोलते हैं, और एक ऐसा रीजन साथ साथ में और बनता है जहाँ पे आपके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, इसको हम लोग रीजन ऑफ रेयरफेक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ये तरीका है, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं दे रखा है और पूछेगा भी नहीं, पर ये आपका लास्ट ईयर आपने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, तो मैंने उसको बस रिकैप करवाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग साउंड को लेके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। सो दैट मीन्स साउंड इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी आपका जनरली मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे अलग अलग लेयर्स है, ये इसको मारा तो इससे काइनेटिक एनर्जी इसमें गई, उस लेयर ने सामने वाले को मारा उससे काइनेटिक एनर्जी सामने गई, फिर जहाँ वो दूर दूर होंगे वहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, फिर जब वो पास पास आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, इस तरीके से आपकी एनर्जी जो है वो प्रोपेगेट करती है साउंड एनर्जी। दैट्स वेरी सिंपल। तो साउंड कैसे बनती है, साउंड क्या होती है और साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है, ये मैंने आप लोगों को तीन चीज़ एकदम बेसिक यहाँ पे बता दिया। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो कि आपका ये बेसिकली आपके अभी सिलेबस में था नहीं, बट फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज ये चीज़ हम लोग लास्ट ईयर पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन समझते हैं, थोड़ा सा आगे देखेंगे कि आपका क्या रेंज होता है ना, क्योंकि जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है दैट इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ वेव, है ना। और जहाँ वेव वर्ड आता है वहाँ आप लोग वेवलेंथ पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे ये सब हम लोग, ठीक है, टाइम पीरियड पढ़ते हो, वेवलेंथ पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस हिसाब से अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड, ये आपका सेकेंड टॉपिक है, तो अच्छे से ध्यान देना। तो आई एम सेइंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको पता होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज, अपन ने जनरली साउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, एक होता है आपका बीच में, अगर यहाँ पे हम बात करें तो तीन कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक आपका बीच में है, बीच वाला जो है वो है आपका बेसिकली ऑडिबल रेंज, इसको हम लोग ऑडिबल रेंज बोलते हैं। ऑडिबल रेंज का मतलब समझते हो? ऑडिबल रेंज का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी की ऐसी रेंज जिसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हम लोग ऑडिबल, जो हम सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरली होता है 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? 20 से आपका ये होता है 20,000, K का मतलब होता है 1000, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जो रेंज होता है, अगर इस रेंज का आपका साउंड बन रहा है या आप सुन रहे हो तो उस रेंज को हम क्या बोलेंगे? ऑडिबल रेंज बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, वैसे क्लियर। अब इसके बाद में आता है कि इससे कम को और इससे ज़्यादा को क्या बोलेंगे? इससे कम को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। अब इंफ्रासोनिक जो रेंज साउंड होती है वो हम लोग नहीं सुन सकते, हम लोग सिर्फ इसके बीच रेंज में हम सुन सकते हैं। अब ये जनरली ह्यूमन बींग्स होते हैं आपके, ठीक है, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। यहाँ पे बात करें तो एलिफेंट हो गए, आप लोग को पता होगा कि जितने भी जानवर हैं सब बात करते हैं भाई। वो कई बार ऐसी बात करते हैं कि हमको उनकी हम लोग उनकी आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आइदर कम होती है हमारे वाले से या ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो जनरली इंफ्रासोनिक होते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका अल्ट्रासोनिक।
ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक तो नाम आपने बहुत सुना होगा। अल्ट्रासोनिक यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है तो हम उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अब अल्ट्रासोनिक में आपके जनरली बैट्स आ जाते हैं, ठीक है, बैट्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब अल्ट्रासोनिक। इज इट क्लियर? आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो आपने देखा होगा, जो आपको ये भी बात पता होगी कि डॉल्फिन या जो बैट्स होते हैं वो लाइक बैट्स कांट सी, है ना, वो देख नहीं सकते, दे आर ब्लाइंड। सो वो अपना रास्ता या अपने जो प्रे होते हैं जिसको खाते हैं, ट्रैप करते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं, वो जैसी टकराती है सरफेस से, वो वापिस आती है तो उनको उतना देर में पता चल जाता है कि डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं उन लोग। कहने का मतलब देखो, उनको अल्ट्रासोनिक, उनको अपनी स्पीड पता है अपनी साउंड की, उनको ये भी पता चल जाता है कि कितने देर बाद वो साउंड पढ़ के उनके पास तक आई। तो उनको स्पीड पता है, टाइम पता है, उनको डिस्टेंस पता चल जाता है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट उनसे कितना दूर है। इस हिसाब से वो अपने आप को नेविगेट करके उड़ते हैं, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये 3 ही रेंज है आपके जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बताया, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड को रिप्रेजेंट हम वेव के फॉर्म में करते हैं। इसको क्यों करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो साउंड को वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको साउंड वेव भी बोलते हैं। तो साउंड वेव जब भी आता है तो यहाँ पे हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, या कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं। तो देख लो भाई, एक एक करके टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग। टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव, ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म्स हैं? सबसे पहला टर्म देख लो भाई, सबसे पहला टर्म है आपका एम्पलीट्यूड। सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ कि वेव होता है, देखो दिखता कैसे भाई, देख लो अच्छे से। ये जनरली साइनोसोडल होता है। साइनोसोडल का मतलब ये देखो, ऐसे लाइन बनाए होगे, साइन या कॉस का फंक्शन को मतलब कि साइनोसोडल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो साइन फंक्शन ऐसा होता है, साइन 0 पे, ये सब आप लोग पढ़ोगे भी आगे जाके इस तरीके से। ये होता है आपका वेव। वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x से लिखते हैं, मतलब y एक्सिस में। ये ऊपर की साइड प्लस x है, नीचे माइनस x है, और ये है आपका इधर टाइम, ये टाइम भाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इस वेव को, ये देखो साउंड को वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये वेव एक्चुअल फिजिकल में कैसे कनेक्टेड है इसको समझ लेना बेटा, ये कईयों को नहीं पता होता है ना। कई बोलते हैं कि सर क्या साउंड ऐसे प्रोपेगेट करती है? नहीं भाई, साउंड ऐसे प्रोपेगेट नहीं करती, ये तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साउंड तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स से होता है, साउंड कुछ नहीं है। पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल तो अपनी अपनी जगह में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो तो एनर्जी है, वो तो एक पैटर्न है जो मूव कर रहा है, ठीक है। साउंड तो एक एनर्जी है, ऐसा थोड़ी है कि पार्टिकल मूव करके जा रहा है, पार्टिकल ऐसे उड़ उड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो अभी ये वेव के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बताया, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द वाइब्रेशन। अब देखो, अब यहाँ पे ये एक पार्टिकल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो हर एक पार्टिकल ये काम करता है, ठीक है। ये एक कोई लेयर है मान लो, ठीक है। अब ये लेयर अभी मीन पोजीशन में, अब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब इधर से किसी ने इसको मारा तो ये इधर डिस्प्लेस हुआ, ये इधर डिस्प्लेस हुआ, तो आप देख सकते हो कि मीन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे भी देखो समय के साथ साथ अभी ये 0 पे था, मीन में था, मतलब अब इसकी डिस्प्लेसमेंट देखो ऊपर जा रहा है, मतलब कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर अब ये वापस अपनी मीन पोजीशन में आएगा, ये देखो ये वापस उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये 0 हो गया। अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब ये इस डायरेक्शन में आपका जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, उसके बाद ये वापस मीन में आएगा, तो वापस ये देखो मीन में आ गया। तो ये हो गया आपका एक साइकिल, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से वापस इधर आ गया। ये हो गया एक वाइब्रेशन, इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल, ठीक है। 1 वाइब्रेशन, 1 साइकिल, 1 ऑसिलेशन, ऐसे क्लियर। तो भाई साउंड ऐसे नहीं चल रही है, ऐसे तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साउंड तो बेसिकली ऐसे वाइब्रेशन जब होता है तब मूव करता है, एक पैटर्न मूव करता है, एक एनर्जी मूव करती है, जिसको हम साउंड एनर्जी बोलते हैं। ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ना, आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अब चलो वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो होता है दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। एम्पलीट्यूड का मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम जो वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो यहाँ आप देखोगे तो ये मीन पोजीशन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मैक्स यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को हम जनरली ए से लिखते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल इन अ मीडियम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आई बात समझ में। अब दूसरा देख लो भाई, बहुत सिंपल है, ये सब टर्म्स पता होने चाहिए, काम आती है। दूसरा है आपका टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड बहुत आसान है। देखो टाइम, यहाँ पे 5 टर्म्स होते हैं जो मेनली यूज होते हैं और आप लोगों को सिर्फ 5 ही पढ़ना है अभी, और भी होते हैं जो आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। एक होता है आपका टाइम पीरियड, तो देखो इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड का मतलब बहुत ईजी है, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन इन वन वाइब्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया खूब सारे लेयर्स है, हर एक लेयर जो है पार्टिकल्स की वो ऐसे से वाइब्रेट कर रही है और इस तरीके से वो एक पैटर्न है जो मूव कर रहा है। तो ये देखो भाई, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से मीन में, फिर इधर से इधर, फिर इधर, ये एक साइकिल हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इज इट क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो एम्पलीट्यूड की ऐसा यूनिट तो डिस्टेंस होती है, मतलब मीटर होती है ना, इसको मीटर से लिखते हैं, दैट्स वेरी सिंपल, लेंथ है ना। वैसे टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी ऐसा यूनिट सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि टाइम है ना यार। सो टाइम टेकन फॉर, इसको क्या लिखेंगे, टाइम, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है। देख लेना, ऐप इंस्टॉल कर लेना भाई, है ना, प्ले स्टोर में जाके ऐप स्टोर मतलब टॉपर इंस्टीट्यूट करके सर्च करना, मिल जाएगा। टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो तीसरी चीज आपकी आती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस, 5 टर्मिनोलॉजी होती है फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशंस कोई भी बॉडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। लाइक फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड में मान लो 1 2 3 वाइब्रेशन किया, 1 सेकेंड में मान लो 3 वाइब्रेशन किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है अगेन इट्स वाज द नेम ऑफ जो साइंटिस्ट के ऑनर में इसकी ऐसा यूनिट रखी गई है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। इन 1 सेकेंड जो आपके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसकी ऐसा यूनिट जो है ना, ऐसा यूनिट वो अलग होती है भाई, इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है। इज इट क्लियर। एंड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 1। टाइम पीरियड होता है 1/f, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट बन सकती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की होती है सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी 1 सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स। तो एक और यूनिट कई बार लिखी होती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, S-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 टर्म्स। अब वैसे ही 2 टर्म और हैं, तो क्या है 2 टर्म और, जल्दी से बताओ एक बार, है ना। सो आपके 2 टर्म और हैं, दैट इज द फोर्थ वन। फोर्थ आपका है वेवलेंथ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, ठीक है। ये आपका वेवलेंथ है स्टूडेंट्स, ध्यान देना अच्छे से। दिस इज योर वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो वेवलेंथ होता क्या है, ध्यान देना। वेवलेंथ का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 साइकिल और 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब देखो होता क्या है, आप जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज नॉट द पार्टिकल विच आर मूविंग। पार्टिकल तो बस अपनी अपनी जगह में वाइब्रेट कर रहे हैं, इट इज द पैटर्न और द वेव, ये जो वेव फॉर्म है ये आपका मूव कर रहा है। आई बात समझ में। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे एक और वेव फॉर्म बनाता हूं बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव
एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वाइब्रेशन, ठीक है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट आपका x रहेगा ऐसे, और यहाँ पे x एक्सिस में मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं टाइम की जगह में क्या ले रहा हूँ अब, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। तो मान लो इधर फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट को y से लिख देते हैं एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम x से लिख देते हैं, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट को y से लिखते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं y और x के बीच का अगर मैं यहाँ पे वेव बना रहा हूँ, तो ये वेव आपका क्या है, दिस इज एक्चुअली द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, क्योंकि एक ऐसा पैटर्न है जो मूव करता हुआ दिखता है। इसको इस तरीके से इमेजिन करो, जैसे वाटर में जब हम कुछ पत्थर डालते हैं तो आपने देखा होगा कि पार्टिकल अपनी अपनी जगह में वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन एक पैटर्न होता है जो बाहर की तरफ जा रहा होता है, तो वो पैटर्न मूव कर रहा है, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, वो वेव कुछ ना कुछ मूव कर रही है, तो वही उसका डिस्टेंस ले रहे हैं आप। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं तो अगेन सेम पैटर्न हमको मिलेगा साइनसोइडल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन वाइब्रेशन। तो वन वाइब्रेशन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये वन वाइब्रेशन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेवलेंथ। आई बात समझ में, इसको लैम्डा से लिखेंगे और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन अगेन वही हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई। ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, कई बार बच्चों को ये रहता है सर ये वाई एक्स ग्राफ क्या हो गया और ये वाई टी, भाई दो अलग अलग तरीके से हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव इन वन टाइम पीरियड बोल लो या वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन का में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं, इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। बहुत सिंपल, मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ। अगेन वेवलेंथ डिस्टेंस है तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब एक पांचवा होता है द लास्ट वन, दैट इज वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है एक बार समझ लो अच्छे से। द फिफ्थ वन इज वेव वेलोसिटी। सो वेव वेलोसिटी बहुत सिंपल है यार, द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। इसको v से लिखते हैं। कई बार बच्चों को ना वो कैपिटल V और स्मॉल v में डिफरेंस होता है। स्मॉल v ना जनरली ऐसे वो फ्रीक्वेंसी का एक सिंबल होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी को ना कई बार ऐसे भी लिखते हैं, म्यू करके लिखते हैं, म्यू बोलते हैं इसको, म्यू MU, ठीक है। और जो वेलोसिटी रहता है ना उसको v से लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज स्पीड, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम सिर्फ एक एक वाइब्रेशन का निकालें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन वाइब्रेशन, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन वाइब्रेशन या वन टाइम पीरियड, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन टाइम, कितना बोला मैंने, वन टाइम पीरियड बोला ना, तो लैम्डा अपॉन टी हो गया। तो 1 अपॉन टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टी का फॉर्मूला एफ होता है, ठीक है, 1 अपॉन टी। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है लैम्डा एफ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है, इट इज लैम्डा इनटू एफ। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने किया कि भाई साउंड क्या होता है, साउंड को कितने रेंज क्या होती है और साउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू इट। अगला टॉपिक है कि साउंड वेव जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। तो जो साउंड वेव है या कोई भी वेव होता है, इट्स अ जनरल टर्म, वो कितने टाइप्स का होता है, कितने फॉर्म का होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपका मेन टॉपिक यहाँ पे जो फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव और एको। एको का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो देखो यार, जो साउंड वेव होता है ना, साउंड वेव इज एक्चुअली अ मैकेनिकल वेव। अब वेव वैसे अलग अलग फॉर्म की होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली साउंड पढ़ रहे हैं, इस वाले पार्ट में हम लोग साउंड की स्टडी कर रहे हैं। तो साउंड होता है ना, इट इज़ अ मैकेनिकल वेव। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होता है।
तो देखो भाई, मैकेनिकल वेव का मतलब होता है, अगर आपका फॉर एग्जांपल जैसे साउंड, आपको पता है साउंड एनर्जी होता है, साउंड वेव भी है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो साउंड प्रोपेगेट करता है ना, वो बेसिकली अब एनर्जी कैसे प्रोपेगेट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में आपका प्रोपेगेट कर रही है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए जैसा कि यहाँ से साउंड जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है, इसलिए हम उसको मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। अब जो मैकेनिकल वेव होती है ये आपकी दो टाइप्स की हो सकती है। इसमें एक आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव दो तरीके से आपकी फ्लो कर सकता है, यानी कि आपकी जो साउंड एनर्जी जो है ना, जो साउंड वेव है, आइदर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, या फिर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो कब कौन सी करेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसवर्सल वेव। पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं, उनके डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंस ये है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है ना, वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, एक पैटर्न है वो फ्लो कर रहा है, एनर्जी मूव कर रहा है, पार्टिकल तो अपने अपनी जगह में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है, वो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड सेम होता है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम उस वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। कहने का मतलब कि आपका पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और साउंड भी उसी डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो हम उस वेव को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई बात समझ में? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड बोथ आर सेम। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या हो गया, देखो मैंने जो बोला उसको पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो यहाँ पे अब बात करते हैं कि कब साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह कब मूव करता है, ये होता है आपके सॉलिड्स में, ठीक है। तो सॉलिड्स में आपका जो है, सॉलिड्स में नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सॉलिड में नहीं, ये आपका होता है मेनली लिक्विड्स में। लिक्विड्स में फ्लो हो रहा है और आपका गैस में, यानी कि जब आपकी साउंड एनर्जी लिक्विड के थ्रू, लिक्विड मीडियम के थ्रू फ्लो कर रही है, लिक्विड यानी कि वाटर हो गया, या फिर आपका गैस, जनरली तो साउंड हम गैस में ही हम लोग वैक्यूम मतलब एयर में ही बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मान लो कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाला कोई एक बंदा सुन रहा है, तो यहाँ पे जो साउंड एनर्जी जो जाएगी ना, वो मैकेनिकल वेव तो होगी, बट वो स्पेसिफिकली क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में जाएगी। कहने का मतलब कि जब मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो वो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, एयर के पार्टिकल्स, और वेव भी इसी डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो लिक्विड और गैस में आपका जो है यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, बिकॉज दे बोथ आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे हैव इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, इसको भी समझ लो। ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है, हियर द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर। कहने का मतलब आपका पार्टिकल तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, आई बात समझ में, और आपका वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है। तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है, दोनों अगर परपेंडिकुलर है, तो उस टाइप के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल वेव बोलेंगे। इज इट क्लियर? क्या ये बात मेरी क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये जनरली आपका होता है सॉलिड्स में, या फिर जो लिक्विड के अगर सरफेस से मान लो, लिक्विड के सरफेस से अगर मान लो कोई, अगर आपका मान लो वेव फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे भी ट्रांसवर्सल होगा। तो देखो इसको समझने की कोशिश करना। इसको ना मैं वाटर वाले एग्जांपल समझाता हूँ। देखो वाटर का जब वेव, पता है वेव उसमें फ्लो करता है, तो जब वो सरफेस में फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि पार्टिकल ना, आपको लगेगा क्या कि नो पार्टिकल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई कॉर्क को अगर वहाँ छोड़ दोगे ना, तो अगर पार्टिकल मूव कर रहा होता तो कॉर्क भी बाहर चला जाता, बट ऐसा नहीं है। आप देखिए कॉर्क ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कि पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, और आपका जो वेव है वो बाहर की तरफ आपका मूव करता है, यानी कि ऐसे मूव करता है। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव ऐसे फ्लो कर रहा है, एनर्जी ऐसे फ्लो कर रही है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इसीलिए हम इसको ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं। सॉलिड्स में भी क्या होता है कि रिजिड होता है ना भाई, रिजिड होता है एक तो सॉलिड,
एटम्स बहुत पास होते हैं, तो पास होते हैं ना, तो वो ऐसे वाइब्रेट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं अपनी अपनी जगह में इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं और वेव आपका बाहर की डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में आपको क्या करता है, मूव करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपको 1-2 फॉर्मूले दे रखे हैं जो कि आपके कोई काम के नहीं, बिकॉज ये चीज आप लोग एग्जैक्टली 11 में पढ़ने वाले हो। यहाँ इन्होंने इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए 1-2 फॉर्मूले दे दिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका जो स्पीड होता है वह गैस में वो क्या होता है या सॉलिड में क्या होता है, वो फॉर्मूला दिया है। आप चाहो तो उनको एक बार याद कर सकते हो, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक और आपका दे रखा है डिफरेंस बिटवीन द लाइट, है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस दिया, उसको प्लीज अच्छे से ध्यान दे लेना। साउंड वेव और आपका लाइट वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक डिफरेंस दे रखा है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना भाई। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि जो लाइट वेव होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जो साउंड वेव होता है यानी कि साउंड वेव होता है उसकी जो स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और लाइट वेव जो होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो बेसिकली आपका स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस है जो आप लोग देख लेना। एक और बड़ा डिफरेंस है, जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्सल भी हो सकता है, ठीक है, जबकि लाइट इज अ ट्रांसवर्सल वेव। उसमें क्या होता है, आपके लाइट जो होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है, बाय चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, और आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस डायरेक्शन में आपका प्रोपेगेट करता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। तो ये ट्रांसवर्सल होता है। बाकी एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, देखो हमको मेन यहाँ पे साउंड डिस्कस करना है, ठीक है। तो साउंड का आपने ऑलमोस्ट देख लिया। अब एक इसके बाद आपका टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 4, दैट इज, दिस इज टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 4 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप लोग को ये जान के पता हैरानी होगी कि आपका जो साउंड होता है, जो कि एक वेव होता है, ये भी आपका रिफ्लेक्ट करता है। आई मेरी बात समझ में? साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स। तो अब देखना अच्छे से समझना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हो कि आपके जो 3 पार्ट दे रखे हैं आईसीएसई में इस चैप्टर के साउंड के, उसमें पहले पार्ट का सेकंड वाला पोर्शन है, लाइक फर्स्ट वाला जो यूनिट है उसमें सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने देख लिया, साउंड वेव क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोपेगेट करता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं ये अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है ये अपन ने डिस्कस किया। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट वेव और साउंड वेव में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसी चैप्टर का जो शुरू होता है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। यहाँ पे ध्यान देना, बिकॉज यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है एको का, ठीक है, तो अच्छे समझना। अब देखो, जैसा लाइट वेव जो होता है ना आपका, लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है, आप लोगों को पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। इन द सेम मैनर आपका जो साउंड वेव होता है ना वो भी रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। कहने का मतलब, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो जो हमारे जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है वो किसी सरफेस में जब पड़ती है तो पड़ने के बाद वो टकराती है, और वो टकराने के बाद हो सकता है वापिस आपके पास आए या किसी और के पास जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ जो साउंड वेव होता है वो सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। कहने का मतलब इसमें भी आपका सेम लॉ है। अगर मान लो, अब ये मिरर नहीं है, कोई भी सरफेस हो सकता है, ठीक है, यहाँ से आपका साउंड वेव अगर इस तरीके से आ रहा है तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, वही सेम लॉ, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो वो सेम एंगल पे आपको क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा।
तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे इसी पे एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, दैट इज एको, जो आप लोगों के पेपर में आता भी है, ठीक है। तो एक बार एको समझ लेते हैं हम लोग कि एको क्या होता है। तो देखो भाई, एको का मतलब आप लोग खुद जानते होंगे कि आवाज का गूंजना, यानी कि जब आप सेम आवाज को एक से ज्यादा बार सुनते हो तो वहां पे क्या होता है, एको होता है, जिसको हम बोलते हैं आवाज गूंजना। ये जनरली आपने देखा होगा कि जब आप किसी हिल स्टेशन में जाते हो या कोई एकदम क्लोज रूम होगा जिसमें आपके एकदम खाली कमरा है, वहां जब आप बोलोगे, या फिर कुआं है, कुएं में अगर आप ऐसे नीचे झांक के अगर उसमें कुछ बोलते हो तो आप देखते हो कि वहां एको होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे एको प्रोड्यूस क्यों होता है, उसका रीजन समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रीजन से ही हमें चीजें समझ में आती है। देखो रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है वो किसी भी आवाज को, दो आवाज को वो डिस्टिंग्विश तभी कर सकता है जब वो दो आवाज मिनिमम 0.1 सेकेंड के इंटरवल के बाद आई हो। कहने का मतलब कि अगर मान लो मैंने कुछ कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो द मोमेंट आई स्पीक, एक तो उस टाइम मेरे को वो आवाज़ सुनाई देगी, और अगर मान लो कि वो सेम आवाज़ कहीं गई और जाने के बाद, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद उसको आने में अगर वो जो इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का लगता है, या तो 0.1 सेकेंड या 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का लगता है, तो हमारी आवाज़ ना आइडेंटिफाई कर लेगी कि हाँ, कि भाई अब ये जो आवाज़ आई है ये वापिस से आई है। अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही अगर वो आवाज़ पहुंच गई तो आपका ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, और आपको लगेगा कि नहीं एक ही आवाज़ थी, ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ सामने में मेरी वॉल है, तो अभी मुझे एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है, मैंने बोला, इसका मतलब कि मैं जब बोला एक तो तुरंत मेरे को सुनाई दिया t=0 सेकेंड पे, और हो सकता है आवाज़ पढ़ने के बाद वापिस आ गई हो, 0.1 सेकेंड से पहले ही आ गई हो, तो फिर मेरे को लगेगा कि एक ही आवाज़ है, तो उस केस में एको नहीं होगा। तो एको होने के लिए कंडीशन क्या है कि आपकी जो आवाज़ आपको जो सुनाई दे रही है, सेम आवाज़, वो दो आवाज उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो चलो कंडीशन निकालते हैं फिर कि एको होने की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वाई आपका जो एको है वो पहाड़ों हिल स्टेशन में होता है, क्योंकि वहाँ होता क्या है कि जब आप बोलते हो, ठीक है, तो हिल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसको जाने में और आने में इतना समय लग जाता है कि वो सेम आवाज़ आपको कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है, तो वहाँ एको लगता है। आप अगर मान लो कोई खाली कुएं में जब आप बोलते हो तो वहाँ पे कुएं का जो लेंथ होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको जाने में आने में समय लगता है, वहाँ 0.1 सेकेंड से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आपको एको सुनाई देता है, ठीक है। खाली रूम में क्यों सुनाई देता है, क्योंकि खाली रूम में ना आपकी साउंड जो है ना वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज पर्दे वर्दे कुछ है ही नहीं, एब्जॉर्प्शन तो होने से रहा साउंड का। तो होता क्या, जैसे मैं कुछ बोला, ये सब खाली रूम है, तो होगा क्या, वो आवाज़ यहाँ पड़ेगी और वो तुरंत थोड़ी आ जाएगी, वो पढ़ने के बाद कहीं दूसरे सरफेस पे पड़ेगी, फिर वो उधर पड़ेगी, फिर इधर, तो अल्टीमेट, तो कहने का मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद जब वो मेरे पास पहुंच रही है तो वहाँ 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का समय लग जा रहा है, इसीलिए एको जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो चलो फिर देखते हैं कि कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में, ताकि एको हो सके, ठीक है। तो सपोज करो लाइक दिस इज द सोर्स, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, लाइक दिस इज द सोर्स एंड सपोज करो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब सपोज करो एक तो इसको सुनाई दिया t=0 सेकेंड में, और एक सपोज करो कि ये साउंड गई, ठीक है, ये साउंड गई आपकी, और पढ़ने के बाद ये वापिस इसको सुनाई दिया मान लो t=0.1 सेकेंड। तो मिनिमम कंडीशन निकाल ले रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा भी समय लग रहा है तो भी एको होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि इसके बीच का डिस्टेंस मान लो x है, तो चलो x निकालते कि कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए फॉर द कंडीशन ऑफ एको। तो देखो भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, ये इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है आपका, जनरली हम लोग 340 लेके चलते हैं, ठीक है, याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता, 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, इधर x वापिस आ भी तो रहा है, तो x प्लस x, ये इसी के न्यूमेरिकल भी बनेंगे 2x अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम कितना लग रहा है जाके आने में, कम से कम अगर 0.1 सेकेंड लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो एको होगा। तो अपन मिनिमम कंडीशन निकाल रहे हैं 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 0.1 तो ये हो जाएगा आपका 34, है ना, 1 0 हट गया, = 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34/2 यानी कि 70।
तो कहने का मतलब अगर आपका सोर्स और आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, अगर उनके बीच में अगर मिनिमम कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होगा तो एको होगा। अगर इससे कम है तो नहीं होने वाला, इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से होगा, बड़े ही अच्छे से आपको सुनाई देगी वो आवाज़, ठीक है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ फॉर्मूला और जस्ट प्रूफ, इट इज़ एक्चुअली लाइक कॉन्सेप्ट जो जिससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेना, इसी के आपके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनते हैं। साउंड में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इतना टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं साउंड में, ठीक है, जो बच्चों को दिक्कत आते हैं, बट डोंट वरी मैं करवा दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका किसका कॉन्सेप्ट, एको का हो गया, है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे डिटरमाइनिंग द, अब एक चीज़ सेम फॉर्मूले से पता है आप ना स्पीड भी निकाल सकते हो। किसकी स्पीड निकाल सकते हो, यू कैन ईजिली फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ एको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो आपको स्पीड नहीं पता है तो एक काम करो, आपको डिस्टेंस तो पता ही होगा ना, डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो डिस्टेंस मान लो आपको पता है x, तो 2x आपको पता चल गया। टाइम आपको कितने देर बाद वो आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, आप यहाँ पे नोट करोगे, स्टॉप वॉच करोगे, जैसे आपने साउंड प्रोड्यूस की उस समय स्टॉप वॉच ऑन कर दो, फिर वो जाके जब आ रही है, जब वापस सुनाई दे रहा है तो स्टॉप वॉच ऑफ कर दो, तो वो जो टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का, तो ये पता है, ये पता है, ठीक है, इजीली आपको स्पीड ऑफ साउंड मिल जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जनरली 340 होती है, बट डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, कई बार मीडियम की ह्यूमिडिटी या फिर जो मीडियम अगर कुछ चेंज होता है, अलग अलग मीडियम में साउंड की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो साउंड है वो सॉलिड में बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है, उसके बाद में फिर लिक्विड्स, और सबसे स्लो वो मूव करता है आपका एयर में, ठीक है। तो सबसे कम स्पीड एयर में होती है 340, उससे ज़्यादा स्पीड आपको लिक्विड में मिलेगी और सबसे ज़्यादा सॉलिड में मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ दे रखी है आपके बुक में, दैट इज यूजेस ऑफ एको। तो कुछ यूजेस है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। 3 यूज आपके दे रखे हैं, ठीक है, तो ये जनरली आपके पेपर में आ भी जाता है, तो एक बार अच्छे से समझ लो, बहुत ईजी है ये यूजेस ऑफ एको, ठीक है। न्यूमेरिकल बेटा इसमें यहाँ से ही बनने वाला है, यहीं से न्यूमेरिकल बनेगा, इस कॉन्सेप्ट से इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। तो यूजेस ऑफ एको में देखो, सबसे पहला जो यूज है वो है आपका यूज ऑफ एको बाय बैट्स, डॉल्फिन एंड फिशरमैन, ठीक है। तो बैट्स का तो आप लोग बहुत फेमस है, ठीक है, बैट्स क्या करते हैं आपको पता ही, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई दे डिटेक्ट, मतलब देयर प्रे, और जो भी आगे कुछ अगर मान लो हिंड्रेंस है, कुछ वॉल है, तो उनको उड़ने में भाई नहीं तो टकरा जाएंगे ना, बिकॉज दे कांट सी। तो वहाँ क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, अब उन्हें अपनी स्पीड पता होती है, स्पीड पता होती है, वो साउंड उन्होंने एमिट किया और वो कितनी देर बाद उन तक पहुंचा, उनको टाइम पता होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि भैया डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस के लिए फिर वो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये ध्यान रखना। तो उनको डिस्टेंस पता चल गया, उस हिसाब से वो आइडिया लगा लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एको यूज हो रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड है यूज ऑफ एको बाई सोनार। अब सोनार का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, एक तो बाई यूजेस बाई बैट, ठीक है, तो ये आप लोग एक बार रीड कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। दूसरा है सोनार। अब सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये जनरली सबमरीन्स में यूज़ होता है। सबमरीन में कैसे यूज़ होता है, जैसे मान लो सबमरीन्स या फिर कुछ डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लो ये आपको पता है कि ये अर्थ है, मान लो ये नीचे एकदम पाताल टाइप का है और ये आपका वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता लगाना है, मान लो ऊपर में कोई जहाज है, सेम कॉन्सेप्ट है, बड़ी जहाज है मतलब तैर रही है, ठीक। अब उसको पता लगाना है कि उसके नीचे में अर्थ कितने डेप्थ पे है, या कुछ और अगर मेटल वेटल के खोज में है तो वो कितने नीचे है। तो वो पता लगाने के लिए लोग करते क्या है, इनके पास एक मशीन होती है, ठीक है, वो मशीन में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है। रिसीवर यानी कि जो भाई डिटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, जो उसको डिटेक्ट कर रहा है। तो ये करते क्या है, बेसिकली ये टाइम नोट करते हैं और उस हिसाब से ना ये साउंड को ट्रांसमिट करते हैं। अब जैसे ट्रांसमिट करते हैं, जैसे ही सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद ये डिस्टेंस x हो गया मान लो, टकराने के बाद वो वापिस आती है, तो उसको रिसीव कौन करता है, रिसीवर। वो उसी में होता है, वो डिवाइस के अंदर ट्रांसमीटर रिसीवर होता है। तो यहाँ से ट्रांसमिट कब किया, रिसीव कब किया, उस हिसाब से अपने को टाइम पता चल जाता है, ठीक है। टाइम पता चल गया मान लो 5 सेकेंड।
अब स्पीड हमको पहले से ही पता है, स्पीड ऑफ साउंड जो भी है इन वाटर पता होगा, तो एयर का है, वाटर में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगा 340 इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x अपॉन टाइम मान लो 5 सेकेंड है, तो उस हिसाब से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना x निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी डेप्थ है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ एक और आप लोग यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है आप लोगों का, जिसमें यूरेटस मतलब कि आपके मतलब जो बच्चे रहते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है, वो बच्चा कैसा है उस हिसाब से वो साउंड बेसिकली उसको पास करके इमेजिंग की जाती है, ठीक है। वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है बट वहाँ पे साउंड का एप्लीकेशन यूज़ होता है, इसीलिए हम एको का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एक तरह से, इसीलिए हम उसको यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ किया जाता है ना, फॉर द इमेजिंग पर्पस। इमेज बनाई जाती है कि बच्चा कैसा क्या दिखता है, उससे लोग मेल फीमेल का पता लगा देते हैं या फिर कोई बीमारी तो नहीं है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर मान लो बच्चे को कुछ बहुत एबनॉर्मल है बच्चा, तो वहाँ पे फिर वो पता लगाना ज़रूरी है, नहीं तो होगा क्या, मान लो उसकी डिलीवरी हो गई तो उसके बाद में फिर वो अब उसको साल भर ज़िंदगी भर पालना फिर मुश्किल हो जाता है ना, इसीलिए जनरली ये चीज़ किया जाता है ना। तो पहले ही डॉक्टर बता देते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो लोग ऑप्शन दे देते हैं कि आप चाहो तो बच्चा जो है वो ड्रॉप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उनको जैसा लगता है पेरेंट उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सी बात। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है बेटा, इसको न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल की एक वीडियो भी बनानी है अपने को, है ना। आई नो आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक न्यूमेरिकल लेके आओ। ये आपका पहला पार्ट हुआ है। पहली चीज़ तो ये कि ये पूरा चैप्टर अभी हुआ नहीं है ना। इसका जो दूसरा पार्ट है वो अपन नेक्स्ट 2 शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अपन अगले पार्ट यानी कि रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक थर्ड पार्ट भी है ग्राफिकल वाला, वो देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज इतना ही रखते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वही वीडियोस बननी शुरू हुई है एंड विल ट्राई टू कीप इट रेगुलर एवरी डे नाउ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट मोटिवेशन मिलता रहेगा तो जरूर बनाते रहेंगे, ठीक है। चलो फिर, है ना, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू लव टू डू, ओके। सो बाय, टेक केयर, जय महाकाल, बाय।